नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी विलमता बिलगाव। विशाखा का प्रस्ताव सुनकर हर्ष सन्न रह गया था। यद्यपि सदा की तरह चिल्लाते हुए शब्दों को फाड़कर ही उसने अपनी बात रखी थी, मानो वह कोई शब्द नहीं बम रहा हो, बम फट गया हो। हर्ष ने सुना ही नहीं था। वह उस शब्द के अर्थ से हर्ष भय खाता था। विवाह के पूर्व या विवाह के बाद भी कभी अपनी जबान पर नहीं लाया। उस शब्द के अर्थ से हर्ष भय खाता था। विवाह के पूर्व या विवाह के बाद भी कभी अपनी जबान पर नहीं लाया। उसके अंतरंग मित्र सिकंदर ने उस मनूस शब्द को 3 बार क्या बोला, सलमा से उसका संबंध विच्छेद ही हो गया। हर्ष सोचता, गाली की श्रेणी में आने वाले कितने ऐसे शब्द हैं जिन्हें उच्चारण करने वाले अवश्य असभ्य कहलाते हैं, परंतु उनके उच्चारण से सुनने और बोलने वाले किसी की विशेष हानि नहीं होती। थोड़े समय के लिए ही सही वे शब्द बोलने वाले की जबान गंदी और सुनने वालों के हृदय में छिद्र कर देते हैं। फिर भी दोनों में से किसी की स्थिति नहीं बदलती। वह शब्द तौबा कहिए, गलती से भी 3 बार जबान से क्या उच्चारित हुआ, बोलने और सुनने वाले दोनों की संयुक्त स्थिति ही बदल गई। संबंध बिखर गया। सिकंदर के दिल में बैठने वाली सलमा दीवारों से सिर फोड़ने लगी। उस एक शब्द के 3 बार बोलने से हर्ष ने एक औरत की हैसियत बदलते देखी थी। सिकंदर की दिलो जान सलमा लम्हों में खाक में लौट गई थी। इसलिए वह दुनिया में किसी बात से भय खाने लगा था तो उस अमूर्त शब्द जिसका मूर्त परिणाम भयावह था। बचपन से सिकंदर से उसकी दांत काटी रोटी का संबंध था। उसके सानिध्य में उसे कभी आपसी संप्रदाय भिन्नता का एहसास नहीं हुआ, परंतु उस दिन सिकंदर से भिन्न संप्रदाय के होने के संज्ञान ने उसे बड़ी राहत दी थी। गनीमत है उसके समाज में एक शब्द के 3 बार उच्चारित होने से दाम्पत्य का सब कुछ खाक में नहीं मिलता। घर लौटकर भी वह नहीं लौटा था, वहीं था। सिकंदर के घर में सलमा को सिर धुनते देखता विशाखा ने उसे हिलाया था। क्या हुआ? उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने फटी नजरों से नवब्याहता विशाखा को देखा, उसे अपने सीने से चिपका लिया था। विशाखा के लिए पति का वह व्यवहार बेमौसम बरसात जैसा ही था। शाम से लेकर रात्रि बीते तक हर्ष का कुछ नया नया ही व्यवहार रहा। वह रात भर विशाखा को अपने सीने से चिपकाए पड़ा रहा। थोड़ी देर के लिए नींद आती, फिर चिहूक कर जागता। विशाखा का मुख अपनी हथेलियों में डालकर निहारता। पति के सारे अप्रत्याशित व्यवहार विशाखा को उद्विग्न कर रहे थे। सुबह बिछावन छोड़ने के लिए उठी विशाखा की बांह पकड़कर जब हर्ष ने खींचा, उसने झटक दिया। बोली, क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हर्ष बड़ी आसानी से वह सब कुछ जिसके कारण उसकी वह स्थिति बनी थी बताने वाला नहीं था, लेकिन विशाखा ने पति के मुख से शब्द और भाव उगलवा ही लिया था। वह जान गई थी कि सिकंदर द्वारा अपनी बेगम सलमा को तलाक 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 कहने और दोनों के बीच हुए संबंध विच्छेद को उसका कोमल हृदय पति सहन नहीं कर पा रहा था। कई दिनों तक वह पति के मनोरोग का इलाज करती रही थी। दिन बीते, महीने बीते, पूरे 1 वर्ष और 11 महीने बीतने के साथ ही दोनों के भावनात्मक उद्वेग का ज्वार भी थमा। दाम्पत्य की जमीनी हकीकतों ने मुंह खोले। विशाखा बहुत नाराज रहने लगी। विशाखा के मन में प्रतिदिन एक शिकायत के जन्म लेते रहने से शिकायतों का पुलिंदा तैयार हो गया था। कुछ कुछ शिकायतें हर्ष के मन में भी जन्मती। उसने अपने मित्रों के आगे भी अपनी वैवाहिक स्थिति पसारी। सबने यही कहा, ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। हर्ष ने अपने माता पिता के बीच भी युद्ध की सी स्थितियां देखी थीं। पूरा घर युद्ध स्थल बन जाता था, पर दूसरी सुबह ही मानो शांति समझौता हो गया हो। उसके दाम्पत्य में वैसी स्थिति नहीं आई थी। आपसी वाद विवाद और नाराजगी का सिलसिला चल पड़ा था, पर 2-3 दिनों बाद पुनः थमे हुए बोलचाल का प्रारंभ होना दाम्पत्य को नया नया कर जाता था। हर्ष अपने को बहुत बदलने की कोशिश करता। विशाखा भी दाम्पत्य निभाने के प्रयास में थी। पर एक दिन विशाखा ने गुस्से में तर होकर उसी शब्द का उच्चारण कर दिया, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, अब नहीं रहा जाता तुम्हारे साथ। रात भर जागा था हर्ष। दूसरे दिन दफ्तर में भी कोई काम नहीं कर सका। दिन भर बार बार मोबाइल में विशाखा का नंबर दबाता रहा। 1-2 बार बात हुई, कई बार मिस्ड कॉल था। यह जानते हुए भी कि 4 बजे दिन में विशाखा दफ्तर से घर नहीं लौटती थी, वह लौट आया था। विशाखा के बिना वह फ्लैट उसे काटने दौड़ रहा था। बस
हवा की साए साए सुनाई पड़ रही थी। विशाखा के फ्लैट में मौजूद रहने पर वही बोलती है, डांटती है, हर्ष से बात बात में लड़ती झगड़ती है। कभी कभी वह विशाखा की झकझक से तंग आकर दफ्तर से घर लौटकर पुनः बाहर निकल जाता है, इस विश्वास के साथ कि विशाखा सो गई होगी या उसका गुस्सा शांत हुआ होगा। विशाखा उसकी आवश्यकता बन गई थी। उसने कभी उससे विलग होने की नहीं सोची। उस शाम अपने समय से पूर्व घर लौटा हर्ष बार बार फ्लैट से नीचे झांक कर देखता। अपने फ्लैट के कॉल बेल की कर्कश आवाज पर वह कई दिन विशाखा से उलझ चुका था। विशाखा ने अपनी स्वाभाविक ऊंची आवाज में कहा था, सुमधुर स्वर वाला कॉल बेल खरीद क्यों नहीं लाते? उस समय विशाखा के स्वर से उस कॉल बेल का स्वर मात खा गया। वह उस प्रसंग की स्मृति में डूबा था कि आखिर कॉल बेल बजी। वह विशाखा को चकित करने के भाव से दरवाजा खोलकर किनारे छुप गया। कपड़े। लोहा किए कपड़े लिए खड़ी धोबन की बिटिया थी। उसके हाथ से कपड़े लेकर उसने दरवाजा जोर से बंद किया। 2 प्याले चाय बनाई, फिर कॉल बेल बजी। दरवाजा खुलते ही सामने पॉलीथीन बैग में कटी हुई सब्जियां लेकर आई एक महिला खड़ी थी। सामने मीम साहब की जगह साहब को देखकर चकित रह गई। फिर दरवाजा बंद हुआ। 1-2 बार घंटी की आवाज पर उसे दरवाजा खोलना और बंद करना पड़ा। वह समय विशाखा के घर में रहने का था, तभी उसने उन घरेलू सहयोगियों को निश्चित समय दे रखा था। भिन्न भिन्न समय में घर के भी भिन्न भिन्न रूप, रंग और तासीर होते हैं। घर की उस समय की तासीर से वह अवगत नहीं था, फिर भी वह उसका अपना घर था। सुबह जाने की तैयारी में बीतता है। कहाँ फुर्सत मिलती है विशाखा की बातें सुनने या घर की तासीर को छूने महसूसने की। दोपहर और शाम भी दफ्तर के नाम। आधी रात ही लौटता है घर। रात्रि 11 बजे से सुबह 7 बजे तक घर में। मन तो अक्सर दफ्तरों की उलझनों में उलझा। हर्ष का माथा ठनका। यह समय विशाखा के घर में रहने का है तो अब तक वह दफ्तर में क्यों है? कहीं वह उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी वकील के पास तो नहीं गई जिस स्थिति में जाने की पिछली शाम धमकी दे गई थी? ऐसा नहीं हो सकता। अभी विशाखा उसे विलग नहीं हो सकती। माना कि उसे एक निजी कंपनी के दफ्तर में नौकरी मिल गई है, पर उसकी तनख्वाह उसकी फिजूल खर्ची तो क्या गुजारे के लिए भी पर्याप्त नहीं। इसलिए हर्ष ने उसका MBA की पढ़ाई के लिए दाखिला करवाया है। पत्राचार से ही सही, विशाखा को MBA की डिग्री मिलना आवश्यक है, तभी तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। उसे ध्यान आया, विशाखा के पास फ्लैट की ओरिजिनल चाबी है, भला वह क्यों कॉल बेल बजाएगी? और तभी दरवाजा खुलने का स्वर सुनाई दिया। हर्ष दरवाजे के पीछे छुप गया था। फ्लैट के अंदर प्रवेश कर विशाखा ने लोहा किए हुए कपड़े और कटी हुई सब्जियों के थैले सामने के सेंट्रल टेबल पर पड़े देख हर्ष के जल्दी घर लौटने का अनुमान लगा लिया था। उसने घड़ी देखी। उसे घर लौटने में देर हो गई थी। पिछली शाम में हुए आपसी चकचक के परिणाम स्वरूप उसे हर्ष को नहीं ढूंढना था। हर्ष से बहुत देर छुपे रहने की स्थिति में नहीं रहा गया। वह प्रकट होकर बोला, आज देर कर दी तुमने। विशाखा ने भी शांत भाव में ही स्वीकृति जताई। हाँ, चलते चलते बॉस ने कुछ काम दे दिया, सोचा निपटा कर ही जाऊं। हर्ष ने मान लिया था कि विशाखा ने रात वाला अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। यह मानना ही उसके मन के लिए लाभदायी था, पर उसे आशंका थी कि विशाखा फिर कभी ऐसा ही प्रस्ताव रखेगी। इसलिए अप्रयास उसका मन विच्छेद की पूर्व तैयारी में जुट गया। दूसरे सप्ताह ही जब विशाखा ने पुनः वही वाक्य दोहराए, हर्ष बोल पड़ा, अभी तुम्हारी स्थिति तलाक लेने की नहीं है। अपने पांव पर तो खड़ी हो जाओ। एक अपना घर तो हो तुम्हारे पास, और जिंदगी काटने के लिए एक। थम गया हर्ष। विशाखा को भी विशाल पेड़ की मोटी शाखा पकड़े खड़े होने का एहसास हुआ, पर इन 2 प्रसंगों से हर्ष सयाना हो गया था। उसकी सोच परिपक्व। उसने एक दिन सामान्य भाव में विशाखा से कहा, जब तुमने मुझसे अलग रहने का निश्चय कर लिया है तो ऐसा ही करना। परंतु विशाखा चुप रही, हर्ष को सुनती रही। उसके मन में विशाखा को उसके पांव पर खड़ी करने की वैसी ही योजनाएं थीं जैसी एक पिता की अपनी संतान के लिए होती है। विशाखा के MBA का रिजल्ट आने पर हर्ष सचमुच हर्षित हुआ, पर उसके अंदर हर्ष की फैली चादर में कुछ दरक सा गया था। उसने मन को तसल्ली दिलाई, नहीं, अब विशाखा प्रसन्न हो जाएगी। प्रसन्न मन में तलाक जैसे कांटे के उगने के आसार नहीं होते, फूल ही खिलते हैं। हर्ष के अथक प्रयास से विशाखा को नई कंपनी में नई डिग्री के अनुरूप काम मिल गया, परंतु थोड़े ही दिनों में नई तनख्वाह और नए काम का नयापन समाप्त हो गया।
वस्तु स्थिति थी कि हर्ष के दफ्तरीय कार्यों के बोझ तले दबे रहने से वह ऊब चुकी थी। दफ्तर तो वह भी जाती थी, पर सुबह 9 बजे घर छोड़ती और शाम को 5 बजे लौट आती। हर्ष का घर का समय रात्रि के 11 बजे से सुबह के 7 बजे का ही था। सप्ताह में 2-3 दिनों का प्रवास भी। उस घर में विशाखा को अकेले रहना दमघोटू लगता था। उसने भी बहुत विचार किया, पर उस घर में हर्ष के साथ और विलग रहने के द्वंद्व में वह शीघ्र इस नतीजे पर आ गई कि दूसरे घर में उसका इंतजार तो नहीं होगा, चैन से रहेगी। मुझे शीघ्र तलाक चाहिए। इस पुनरावृत्ति पर विशाखा का सोचा समझा निर्णय था। उस समय हर्ष विशाखा को उसके लिए बुक किए फ्लैट के कागजात देकर चकित करने की तदबीर सोच रहा था। यह निश्चित था कि पत्नी द्वारा उस मनूस शब्द की पुनरावृत्ति तब हर्ष में कोई संवेदना नहीं उत्पन्न करती थी। दरअसल उस शब्द ने उसके दाम्पत्य जीवन में अपनी प्रथम उत्पत्ति पर ही अपना स्थान बना लिया था। अब तो शब्द भाव की टहनियों ने भी हर्ष के मन में विस्तार ले लिया था। पुरानी पड़ गई थी, परिपक्व हो गए थे भाव। नई बातें थीं तो विशाखा की नई डिग्री, तदनुकूल नौकरी, उसकी अच्छी तनख्वाह और उसके नाम एक फ्लैट की बुकिंग। हर्ष तो मन ही मन अपनी पत्नी के लिए नए फ्लैट के लिए टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, डाइनिंग सेट ही नहीं, एक गाड़ी खरीदने की भी योजना बना रहा था। मानो विशाखा से संबंध विच्छेद नहीं, एक बेटी का दूसरा घर बसाना हो। दूसरे घर में जाकर भी यदि बेटी का पिता से संबंध विच्छेद नहीं होता, तो पति के घर से पत्नी के अलग रहने पर पत्नी का संबंध विच्छेद क्यों? एक बार बना रिश्ता भी कहीं टूटता है। हर्ष अपने इन अभिनव विचारों को अपने दोस्तों के बीच भी बांटता रहता। उसके साथी संगी उसके विचारों पर हंसते थे, खिल्ली उड़ाते थे। उसे उनकी परवाह नहीं थी। परवाह तो उसे विशाखा की भी नहीं थी, क्योंकि उसे भी हर्ष का अपने प्रति दरिया दिल होना बोझ स्वरूप लग रहा था। और उस शाम पति द्वारा ढेर सारे किचन गैजेट खरीद कर लाने पर वह खिसिया गई। वह हर्ष की सहानुभूति की पात्रा और हकदार नहीं बनना चाहती थी। गुस्से में बोल गई, इतना सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या मैं नए फ्लैट में जाकर स्वयं नहीं खरीद सकती? क्या इस घर के सामान तुमने खरीदे हैं? घर बसाने में तो कोई मदद नहीं की, फिर घर तोड़ने में मदद क्यों? सब चीज ले ही आए हो तो एक पालना क्यों छोड़ दिया? पालना भी ले आते, अब तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। हर्ष का नाम पहली बार जीवंत हो उठा था। विशाखा के मुंह से निकले ठनकधार शब्दों के टकराव से एक हर्ष की फुहार उत्पन्न हुई। उसे आशा नहीं थी, विशाखा ने झल्ला कर ही सूचना दी थी। सूचना तो सूचना थी, वह हर्षित हो उठा। उसके अंदरूनी चाहत थी कि विशाखा को उससे अलग होते समय एक बच्चा भी चाहिए, परंतु उसने उस इच्छा को कभी प्रकट नहीं किया था। विशाखा के साथ जाति भी नहीं की, पर संबंध तो बना ही था। उसने उस परिणति को ईश्वर की मर्जी ही माना था। शिशु आगमन का इंतजार करते हुए आपसी सहमति से ही 9 माह दोनों साथ रहे थे। नन्हे शिशु के रुदन की गूंज से सोया फ्लैट जाग गया था। घर आने वालों ने बधाइयां दी थी। दाम्पत्य के ठहाके भी ठनकने लगे थे, पर वे ठनकते ठहाके अनायास ठमक जाते। उन्हें भी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर एहसास होता। संयुक्त ठहाकों को बिछुड़ने की स्मृति भी हो जाती। सच्चाई को धत्ता दिखाता हर्ष हर्षित था। हर्ष सायंकाल शीघ्र घर लौटता, शिवम के साथ खेलता रहता। विशाखा को भी सुखद लगता था। हर्ष को अनुमान था कि विशाखा विच्छेद की बात भूल गई, पर एक शाम आखिर उसने पुनः उसी वाक्य को दोहरा दिया। चिल्लाकर बोली, मैं तुमसे तलाक लेने की बात भूली नहीं हूं, मुझे तलाक चाहिए, तलाक। शिवम उस समय हर्ष की गोद में ही था। अचानक क्रंदन कर उठा, जोर जोर से रोया। उसे चुप कराना हर्ष के बूते से बाहर हो गया। वह विशाखा की गोद में शिवम को रख आया। थोड़ी ही देर में वह चुप हो गया। अधिक देर रोने के कारण चुप होने पर भी उसकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। हर्ष को पुनः शिवम को अपनी गोद में लेने का मन कर आया। नहीं दिया विशाखा ने। बेटी की नींद का बहाना करके पति के बढ़े प्रस्तावित हाथ को नकार गई। पूरी रात हर्ष अपने बेटे के रुदन की व्याख्या करता रहा। क्यों रोया शिवम? उसी वक्त क्यों रोया जब विशाखा ने पति से विच्छेद की बात दोहराई? क्या वह उस भाषा को समझ गया? बातें तो समझने ही लगा था। दुलार और फटकार की भाषा समझता था। माँ बाप की गोदों के भिन्न भिन्न स्पर्श पहचानता था। एक विशेष स्पर्श के साथ ही दूध मिलेगा जानता था। और भी बहुत कुछ। तो क्या उसने माँ बाप के बीच विच्छेद की बात समझ ली? आखिर उसके रोने का अर्थ क्या था? क्या वह विच्छेद नहीं चाहता? हर्ष ने सुन रखा था, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। संभवतः उस भगवान को भी पति पत्नी के बीच विच्छेद पसंद न हो।
उसके घर के उस नन्हे भगवान ने आखिर अपना स्वार्थ जता ही दिया। विच्छेद की स्थिति उस भगवान के लिए भी उपयुक्त नहीं होती। यह सब हर्ष के मन का फितूर था। हर्ष जानता था अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। विशाखा ने अलग रहने का मन बना रखा था। सच भी था। दोनों में दुराव होने का कारण भी समय की दूरियां ही थीं। आपसी बातचीत तो प्रारंभ से नहीं होती थी। दोनों का काम ही ऐसा था। कभी कभी तो एक का दफ्तर से लौटने तो दूसरे का जाने का समय होता था। विशाखा की नाराजगी का यह प्रमुख कारण हर्ष की समझ में आ गया था, पर देर हो चुकी थी। समय के इस अंतराल ने भी दूरियां पाटने में कोई कारगर सहयोग नहीं किया, सिवाय शिवम की उपस्थिति के। दरअसल हर्ष का मन भी परिवर्तित हो गया था। उसने भी तलाक को साध लिया था। दोनों की जिंदगी में एक दूसरे के लिए जीने का कोई क्षण नहीं होता था, फिर क्यों रहे कोई साथ। उसने अपने घर में दादी, माँ, चाचियों के साथ और महिलाओं की भी दिनचर्याएं देखी थीं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता था, पति को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना। उनके पति इन कार्यों में उनसे प्रतियोगिता तो नहीं ही करते थे, पर पत्नियों को सुरक्षा और सम्मान देने में पीछे नहीं रहते थे। पिछले 2 दशकों में परिवर्तन को मानो पंख लग गए हों, उड़ता रहा है। धरती पर पांव ही नहीं, महिला जीवन में आए परिवर्तन ने परिवार में भी सब गड्डमगड कर दिया है। हर्ष ने विशाखा के प्रस्ताव को आत्मसात कर लिया है। जब एक छत के नीचे सुखी रहा नहीं जा सकता, तो क्यों रहे कोई संग साथ। उसके लिए उस शब्द की भयानकता समाप्त हो गई। उल्टा वह सोचने लगा कि जितना जल्द हो सके विशाखा उससे अलग अपने फ्लैट में रहने चली जाए। थोड़े दिन और साथ रहकर शिवम का हर्ष से लगाव बढ़ गया तो विच्छेद मुश्किल होगा। अभी तो उसने पापा कहना सीखा भी नहीं है। मार्च का महीना था। हर्ष को दफ्तर से लौटने में ही रात्रि के 12 बज जाते। 1-2 रात्रि को वह घर आया ही नहीं। उस सुबह विशाखा का मूड देखकर उसने अंदाजा लगा लिया, विशाखा फिर अलग रहने का प्रस्ताव दोहराएगी। उसने पत्नी के बोले बिना ही कह दिया, अभी दफ्तर में काम अधिक है, मैं अगले सप्ताह की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर तुम्हारे फ्लैट में सारा सामान लगा दूंगा। विशाखा कुछ नहीं बोली। शिवम को उठाए दफ्तर के लिए चल पड़ी। दरअसल 2 महीने की आयु से ही शिवम का दिन क्रैच में कटने लगा था। विशाखा दफ्तर जाते समय उसे क्रैच में रखाती, लौटते समय साथ लाती। दूसरे दिन से हर्ष की 1 सप्ताह की छुट्टी प्रारंभ हो गई थी। उस सुबह विशाखा ने शिवम को तैयार भी नहीं किया, हर्ष के साथ खेलते छोड़ दिया। दफ्तर के लिए उसके निकलते समय हर्ष ने पूछा, शिवम को क्रैच नहीं जाना क्या? नहीं, आज उसका क्रैच बंद है। तुम्हारी छुट्टी नहीं होती तो मैं छुट्टी ले लेती। वह दफ्तर चली गई थी। हर्ष संभालता रहा शिवम को। थोड़ी परेशानी हुई, परंतु बेहद सुख मिला। थोड़े दिनों का सुख था, वह क्यों मौका चूके। जी भरकर खेलता रहा बेटे से। बीच बीच में वह काम भी करता रहा, जिसके निमित्त उसने छुट्टी ली थी। 3-4 दिनों तक शिवम का क्रंच बंद ही रहा। विशाखा दफ्तर जाती रही। हर्ष शिवम के साथ खेलता, उसे निहारता। अनजाने में उसके साथ भविष्य के खिले सपनों को अप्रयास मसलता जाता। उसे पता था कि विशाखा एक बार उससे दूर हो जाएगी तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। शिवम के सहारे जिंदगी काटेगी। फिर उसका बेटे से कहाँ मिलन होगा। वह इन बातों से भिज्ञ था कि अक्सर पति पत्नी के विलगाव में पति को ही दोषी करार दिया जाता है और दाम्पत्य के टूटन पर सहानुभूति की हकदार स्त्री ही होती है। बच्चे भी पिता को माफ नहीं कर पाते। बड़ा होकर बेटा उसे माफ नहीं करेगा, फिर क्यों मिलना उससे। हर्ष ने निश्चय कर लिया था, वह माँ बेटे को कभी तंग नहीं करेगा, उनसे मिलने की कोशिश नहीं करेगा ताकि वे सुखी रह सके। उसने दूसरे फ्लैट में विशाखा के लिए एक पूर्णकालिक आया की व्यवस्था भी कर दी थी। शिवम की सार संभाल से समय निकालकर हर्ष विशाखा के नए फ्लैट में जाने वाले सामान की भी पैकिंग करता जाता। दूसरे दिन ही उसकी छुट्टी समाप्त होने वाली थी। तुम उस फ्लैट की चाबी दे दो, मैं सारा सामान वहां पहुंचा दूं। विशाखा के दफ्तर जाते हुए उसने कहा, तलाक के कागजात भी मेरे एक वकील मित्र से तैयार करवाने हैं। शाम को जल्दी लौटो तो साथ चलें। विशाखा फिर कुछ नहीं बोली, चुपचाप दफ्तर चली गई। हर्ष परेशान था। दूसरी सुबह ही उसे दफ्तर के लिए तैयार होना पड़ेगा। 1 सप्ताह से उसने शिवम की भी अच्छी देखरेख की थी। शाम को जल्दी लौटी विशाखा बहुत प्रसन्न थी। उसके हाथ में 1-2 पैकेट भी थे। हर्ष ने कहा, तुम शिवम का डायपर बदलो, मैं चाय बनाता हूँ, वकील के पास चलना है ना। क्यों, अब तक चाय नहीं पी? तुम्हारा चाय पीने का समय तो बीत गया। देर क्यों कर दी?
बहुत दिनों बाद पत्नी के मुख से अपने लिए चिंता भाव के प्रकटीकरण सुन हिल गया हर्ष। दफ्तर में वह ठीक 5 बजे चाय पीता था। विशाखा ने पति की उस आदत को स्मरण रखा। हर्ष के लिए इतना ही काफी था। मानो दम तोड़ते दाम्पत्य के कंठ में अपने ही एक हाथ ने 2 बूंद मकरध्वज पिला दिया हो। विशाखा की शिकायत में पति के प्रति अधिकार भाव भी था। इन भावों को आपस में सुनने सुनाने का समय ही कहाँ मिलता था। मानो मशीन हो गए थे दोनों। जहाँ भोग की सभी सुविधाओं के साथ आदमी भी गढ़ा जाता है, वहाँ भाव नहीं पैदा होते। हर्ष संयत स्वर में बोला, समय का क्या, आएगा जाएगा, अभी लाया चाय। दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। चाय की गर्माहट कंठ के छोटे से छिद्र के रास्ते अंदर तक प्रवेश कर सारे शरीर में पसरती जा रही थी, पर दोनों के बीच वार्तालाप नहीं पसरा। शुरुआत करे कौन, क्या बोले। चाय बाहर से अंदर गई थी, बातों को अंदर से बाहर आना था। अंदर गर्म हुआ था, बाहर ठंडा ही रखना था। विशाखा ने ही मौन भंग किया। आज मेरे दफ्तर में मेरा फेयरवेल था, कुछ उपहार भी मिले, देखोगे? क्या? क्यों? कैसा फेयरवेल? हर्ष के इन नन्हे प्रश्नों के साथ विशाखा के भविष्य के सारे दृश्य उसकी आंखों के आगे उतर आए। अलग रहकर बिना तनख्वाह के कैसे कटेंगे उसके दिन। वह भी तो अपनी पूरी तनख्वाह नहीं दे सकता। विलग होने पर उसके अपने खर्चे भी कम नहीं होंगे। अब तक 2 तनख्वाह में एक घर चलाना मुश्किल पड़ रहा था, फिर एक आमद में 2 घरों का खर्च, असंभव। विशाखा ने उपहार में मिले एक छोटे पैकेट को खोला। कितने सुंदर 2 चाय मग हैं, बड़े भी, ताकि देर तक बैठकर 2 व्यक्ति चाय पी सके। हर्ष ने मग देखने में कोई पहल नहीं की। विशाखा ने धीरे से एक कागज हर्ष की ओर बढ़ा दिया। उसके फ्लैट की रजिस्ट्री का पेपर था। उसने अपनी किसी मित्र को बेच दिया था फ्लैट। फिर गरजा हर्ष, यह क्या किया तुमने, सड़क पर रहोगी क्या? विशाखा ने शांत शब्दों में कहा, इसी फ्लैट में रहूंगी, थोड़े दिन पत्नी और माँ की भूमिका में ही। तुम कमाना, मैं खाऊंगी। 2.5 जन के लिए तुम्हारी तनख्वाह काफी है। क्रेच या आय का खर्च भी बचेगा और भी कुछ। हर्ष का कंठ सूख रहा था। मन की थोड़ी थोड़ी वैसी ही स्थिति हुई थी जैसी विशाखा के मुख से तलाक शब्द को पहली बार उच्चारित होने पर हुई थी। उसके मुख से बस इतना ही रिसा, थैंक गॉड, और उसने सोए पड़े शिवम को उठाकर कलेजे से चिपका लिया था। सच तो यह था कि उसी क्षण वह पिता बना था। इसके पूर्व तो उसकी बेबी सिटर की ही भूमिका रही। बाप तो उसी क्षण बना था। दाम्पत्य के विलगाव के विलंबने की स्थिति को स्वीकारने में थोड़ा विलंब तो होना ही था। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी विलंबता बिलगाव। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।